अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ डॉक्टर मान समी। और जैसे आपको पता है हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने स्टार्ट किया था ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा था। और आज हमारा जो कंसर्न है वो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के फिर टू टाइप्स है। इसमें एक हमारे पास होगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। फिर इसके टू टाइप्स होते हैं, एक प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और दूसरा क्या है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, लेकिन इन चीज़ों में फर्दर जाने से पहले हमारे लिए ये बात लाजमी है कि हम पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट को जान लें। ठीक है, और हम आज डिस्कस करेंगे उसके फर्स्ट टाइप को। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो अपने उसमें क्या थे, मॉलिक्यूल हाई कंसंट्रेशन से, ये फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल, ये पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल जो है वो उसकी मकदार जहाँ ज्यादा थी वहां से कम जगह वाले जाते, पैसिवली जाते, तो उसके एनर्जी की जरूरत नहीं होती थी, या उसके ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी दरकार, मतलब एनर्जी की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन यहाँ ये प्रोसेस जो है ये बिल्कुल अपोजिट है। यहाँ पे मॉलिक्यूल लो कंसंट्रेशन वाले जगह से मॉलिक्यूल क्या करेंगे, वो हाई कंसंट्रेशन वाले जगह जाएंगे। लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, इस मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से जो है लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब ये कि ये अपने लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मॉलिक्यूल जो है वो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जा रहे थे। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बराबर जा रहे थे, लेकिन ये उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें एटीपी इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, एटीपी या एनर्जी, एटीपी का अल्फाज देकर हम क्या करें, एनर्जी ठीक होगा। तो उस मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए जहाँ पे उसकी मकदार कम है, उससे इस जगह ट्रांसपोर्ट करना जहाँ उसका मकदार ऑलरेडी ज्यादा है। तो जब आप किसी चीज जिसकी मकदार वहाँ ऑलरेडी ज्यादा हो उधर लाते हो, उस जगह से जहाँ उसकी मकदार ऑलरेडी कम है, तो आपको जोर से, जाहिरन बात है, आप जोर से जो है एनर्जी यूज करके या इस पे वर्क करके उस जगह पे लेके आना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक बात ये होगी। दूसरा इसमें क्या होगा, 2 पॉइंट याद कर ले। इसमें हमारे पास मॉलिक्यूल जो है वो लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से हम ले जाएंगे कहा, हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये हम ले जाएंगे क्या, लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए एक पॉइंट ये होगा, दूसरे इसके एटीपी का यूज करेंगे। उसके फिर हम आते हैं इस एक्टिव ट्रांसपोर्ट के हमारे पास टू टाइप्स है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसके हमारे पास टू टाइप्स है। एक हमारे पास है प्राइमरी, ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, क्या है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा हमारे पास है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें मैं थोड़ा सा रोशनी डालता हूँ, फिर इसके बाद डिटेल में जाते हैं। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट किसको कहते हैं। पहले तो ये दोनों टाइप्स है एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जब ये टाइप होगा, इसका प्रोसेस ये होगा कि इसमें मॉलिक्यूल जो है वो लो कंसंट्रेशन से जो है हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। लेकिन जब आप किसी किसी चीज को आप उसके लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन पे ले जाते हो, तो आपको एटीपी या एनर्जी यूज करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम क्या करते हैं, एटीपी या एनर्जी यूज करते हैं, लेकिन ये हम डायरेक्टली यूज करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्टली यूज। और दूसरा सेकंड जो है, इसमें हम फिर भी एटीपी यूज करेंगे, एनर्जी यूज करेंगे, लेकिन ये डायरेक्टली यूज करेंगे। आज हमारा ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसर्न है। हम आज जो है बात करेंगे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पे, जिसपे हम डायरेक्टली एटीपी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मिसालें हम बहुत ढेरों सारी मिलती है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बहुत ढेरों सारी मिसालें मिलती है। उसकी मिसाल की तरफ अगर हम आना चाहे तो आप लोगों को पता होगा, फॉर एग्जांपल ये मैं सेल मेम्ब्रेन ले रहा हूँ, ये हमारे पास क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन एक न्यूरॉन का है। ठीक है, न्यूरॉन का एक सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, लेकिन इससे पहले जाने में मतलब ये है, मैं आपको ये बता दूं कि इसका बेहतरीन मिसाल क्या होगा प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, कि ये डायरेक्ट एटीपी का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पॉइंट्स अपने साथ नोट कर ले। ये हमारे पास इसका मिसाल है सोडियम
पोटाशियम पंप इसको भी कहते हैं हम, और इसको एटीपेजेस भी कहा जाता है। सोडियम पोटाशियम एटीपेजेस, ठीक है, इसको एटीपेजेस भी कहते हैं। आज इसको अप्लाई करते हैं कि ये कहाँ होता है इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट। तो हम आते हैं ये सेल मेम्ब्रेन हम लेते हैं न्यूरॉन के। न्यूरॉन की सेल मेम्ब्रेन पे हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं और इसका एक पार्ट जो होता है वो जस्ट लाइक ये एंजाइम के तौर पे काम करता है। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप लोगों को याद हो, कि सेल के अंदर हमारे पास क्या होता है, पोटाशियम इंतहाई ज्यादा मिकदार में होते हैं और सेल के अंदर सोडियम जो है वो कम मिकदार में होते हैं। सोडियम किस मिकदार में होते हैं, कम मिकदार में होते हैं। लेकिन इसकी अल्फाज दीगर बाहर साइड पे अगर हम आना चाहे तो बाहर साइड पे हमारे पास पोटाशियम इंतहाई ज्यादा क्या होते हैं, कम, एज कम्पेयर टू इनसाइड। लेकिन बाहर साइड पे हमारे पास सोडियम क्या है, ज्यादा है। सोडियम हमारे पास क्या है, सोडियम आयन ज्यादा है। तो ये पंप क्या काम करता है, ये पंप इसको हम देखते हैं ये क्या काम करते हैं। ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है, यानी ये दोनों आयनों को उसके जहाँ पे उसकी मकदार लो है उसको ले जाता है वो जगह जहाँ इसकी मकदार ऑलरेडी ज्यादा है। जब वो ये काम करते हैं तो इसके लिए ये काम जबरदस्ती करवाने का पड़ेगा, इसके लिए एटीपी यूज करने पड़ेंगे। तो ये एक मिसाल हमें मिल गई है सोडियम पोटाशियम पंप। तो सोडियम पोटाशियम पंप क्या काम करता है, आज इसकी तरफ चलते हैं। ये क्या करता है, ये पोटाशियम ऑलरेडी हमारे पास जो है ये पोटाशियम ये ऑलरेडी बाहर क्या है, कम है, और अंदर ये क्या है, ऑलरेडी बहुत ज्यादा है। लेकिन ये पंप ये काम करता है, देखो ये पंप क्या काम करते हैं। ये पंप जो है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें मॉलिक्यूल को क्या करे, कम जगह से ज्यादा जगह पे ले जाया जाता है, ठीक है। तो अगर पोटेशियम के हवाले से हम आ जाए तो ये मॉलिक्यूल क्या काम करेगा, ये मॉलिक्यूल जो है ये क्या करेगा, ये मॉलिक्यूल इस पोटेशियम को उनके कम जगह से जो है जबरदस्ती लेके अंदर डालेगा, ठीक है। 2 पोटेशियम को ये क्या करेगा, अंदर ले जाएगा, क्योंकि पोटेशियम का मकदार ऑलरेडी से अंदर ज्यादा है लेकिन बाहर कम है, लेकिन फिर भी जो है बाहर से पोटेशियम लेके आ रहा है ये। और ये अगर दूसरी तरफ पे सोडियम के लिए आप देख ले तो सोडियम का मकदार बाहर ज्यादा है। तो ये क्या करता है, बाहर ज्यादा है तो पहले तो होना ये चाहिए था कि ये क्या करते, बाहर से अंदर आते, लेकिन नहीं, ये पंप उल्टा काम करता है। ये सोडियम पोटेशियम ये एक टाइम पे ये काम करता है सिमल्टेनियस। तो ये क्या करता है, ये इस कम जगह वाले से जो है 3 सोडियम को पकड़ करके इसको बाहर निकाल देता है, ठीक है। ये एक मिसाल मिल गया हमें। इसकी अभी अहमियत क्या है ये सोडियम पोटेशियम पंप का, तो अगर आप लोगों को याद हो और आपने प्रीवियस क्लासों में से आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ये एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, ठीक है, और एक एक्शन पोटेंशियल, जिसकी तरफ हम डिटेल में नहीं जाएंगे इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में। लेकिन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, ये एक ऐसा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये तकरीबन हमारे पास ऑलमोस्ट ऑल सेल के आर पार या उसकी सेल मेम्ब्रेन के आर पार होता है, ऑलमोस्ट ऑल सेल के आर पार होता है ऑल सेल। लेकिन इसकी अहमियत हमें कई जगहों पे मिलती है। सबसे पहली बड़ी अहमियत इसकी अगर हम न्यूरॉन के सेल की तरफ आ जाए तो हमें यहाँ मिलती है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को। अच्छा, मैंने कहा ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, ये मेम्ब्रेन के आर पार एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस है और इसका अपना बहुत बड़ा अहमियत है। अगर इधर आए उसका क्या अहमियत है, हाँ, तो ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या है, ये एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन जब हमारे पास क्या हो, ये मेम्ब्रेन के आर पार होगा तकरीबन बॉडी के ऑलमोस्ट ऑल सेल के, और ये न्यूरॉन के भी आर पार होता है। लेकिन किस दौरान, जब न्यूरॉन को या इस सेल को या जो भी सेल हो, ठीक है, इनको जब स्टिमुलेट ना किया गया हो इनसे पहले, रिस्क कंडीशन में ये होते हैं जब इसको हम स्टिमुलेट नहीं करते, इनको स्टिमुलस अप्लाई नहीं करते, तो उसी दौरान इसके सेल मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हम इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। लेकिन ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप कौन करता है, ये बनाता कौन है, ठीक है, इसके लिए तो इसमें ये सोडियम पोटेशियम पंप का जो है बेहतरीन किरदार है।
यानी ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को डेवलप करने में अहम किरदार अदा करता है। और ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्यों अहम है? ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है ये इसलिए अहम है कि जब हम इस सेल को या जो भी सेल हो, या इधर हम न्यूरॉन का एग्जांपल, ये न्यूरॉन सेल को जब हम इसको स्टिमुलस अप्लाई करते हैं इसको, तो ये क्या करता है, वो इसकी ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की वजह से जो है ये क्या है, ये फिर एक्शन पोटेंशियल काज करता है, यानी ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल कंडक्ट करता है। अदरवाइज अगर इसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो है इसको हम मेंटेन नहीं करते या इसको बनाते नहीं है या इसको डेवलप नहीं करते, तो फिर जाहिर सी बात है हमारे पास जो है फिर न्यूरॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये हम इंशाल्लाह जो है न्यूरॉन फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे एग्जांपल पे हम आते हैं, अगर आप लोगों को याद हो तो अच्छा, एक बात ये हो गई कि ये सोडियम पोटाशियम पंप जो है, मैंने कहा प्राइमरी इलेक्ट्रो ट्रांसपोर्ट की हम बात कर रहे थे, तो ये क्या काम करता है, एक बात आप नोट कर ले, ये एटीपी को डायरेक्ट इस्तेमाल करके क्या एडीपी में कन्वर्ट करता है, और प्लस उसके बाद क्या करते हैं इनऑर्गेनिक फास्फेट में। यहाँ से जो एनर्जी निकलती है तो वो एनर्जी के थ्रू क्या करते हैं, 2 पोटाशियम को बाहर से अंदर ले आता है और ये 3 सोडियम को जो है अंदर से लेकर बाहर निकाल लेता है, ठीक है। ये उसका काम हो गया। तो यू एटीपी का डायरेक्टली यूज करता है। सो ये पहले ऑलरेडी ये क्यों ट्रांसपोर्ट था, क्योंकि ये एटीपी इस्तेमाल करता था, लेकिन इधर ये एटीपी का डायरेक्ट इस्तेमाल करता है। सो ये एक मिसाल हो गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का, ठीक है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर और मिसालें हम ले ले तो आज हम उस मिसालों की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया ही, एक मसल सेल है, ठीक है, और मसल सेल के अंदर जो एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, फिर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्पेशल नाम कहा जाता है, इसको सर्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, लेकिन चलो एंडोप्लाज्मिक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इसने ये किया होता है कि इसमें इसको हम अगर अल्फाज दीगर के लिए, दिस इज अ बैग ऑफ कैल्शियम, ये जो है हमारे पास हो, ये हम इंशाल्लाह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शन में आप पढ़ी करेंगे, ठीक है, इसका मुतालिया करेंगे। इसने ये बैग ऑफ कैल्शियम है, इसने अपने साथ बहुत ढेरों सारे कैल्शियम स्टोर किए होते हैं। जब फॉर एग्जांपल एक न्यूरॉन है, इधर हम फॉर एग्जांपल बना ले, वो न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल लाता है और इधर अपने न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है, और वो न्यूरोट्रांसमीटर फिर आके इस मसल के मेम्ब्रेन को जो है, इसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को क्या कर देता है, रेस्टिंग, इसकी भी रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, जैसे हमने कहा ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल किसने डेवलप की है, हम इधर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बाल्फाज दीगर ये हमारे पास किसने डेवलप की है, ये हमारे पास हो सोडियम और पोटाशियम पंप ने या सोडियम पोटाशियम एटीपेज ने हमारे पास क्या किए, डेवलप किए। तो सोडियम पोटाशियम, इसको सोडियम पोटाशियम पंप भी कहते हैं, और सोडियम पोटाशियम एटीपेज इसलिए कहते हैं, एटीपेज ही वो एंजाइम है जो एटीपी यूज करता है और एनर्जी पैदा करता है। तो ये उसने प्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे उसने एटीपी भी यूज किया है, तो ये मिसाल हमें इधर भी मिलता है, ठीक है। तो बात हम कर रहे थे यहाँ पे पहले इसकी क्या थी, इसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल था, लेकिन जब ये न्यूरोट्रांसमीटर आ गए और ये रिसेप्टर जो है, ये लाइगेंड गेटेड चैनल थे, जब इसको उन्होंने क्या कर दिया, वो इसके साथ ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या हो गए, वो इसके साथ हम पेशियो ट्रांसपोर्ट में हमने पढ़ा था, जब वो इसको लाइगेंड गेटेड चैनल को जब वो डिस्टर्ब करता है, तो ये क्या करता है, इसमें बाहर ऑलरेडी मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सोडियम का मिकदार ज्यादा होता है। जब सोडियम जो है ज्यादा मिकदार से ये अंदर की, मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, ये क्या करेंगे, ये बाहर ये क्या करते हैं, ये सोडियम जब इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है और अंदर कम है, तो ये है जब ये चैनल जो है, ये आयन जब आते हैं और इसके साथ हो, फॉर एग्जांपल ये न्यूरोट्रांसमीटर आ गया इधर, इसके साथ तो एक चैनल है और उसके साथ कनेक्ट हो गए, तो ये जो है, ये इस चैनल को, ये पहले इस तरह इस पे ऊपर एक टीपन लगा हुआ था, लेकिन ये खुल गया, क्या हो गया, ये क्या थे, लाइगेंड गेटेड आयन, लाइगेंड गेटेड चैनल थे। जब इस पे लाइगेंड फॉर एग्जांपल हमारे पास हो हार्मोन, इधर जो हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर इसके साथ अटैच हुए, उसने इसको खोल दिया, जब इसको खोल दिया तो इसमें सोडियम आना शुरू हो गया, तो फिर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल डिस्टर्ब हो गया। ये रेस्टिंग कंडीशन में जो था, इसने किसने ये रेस्टिंग कंडीशन में, इसमें और भी आयन होते हैं, लेकिन इसमें काफी किरदार सोडियम पोटेशियम पंप का होता है। तो इसने इसको क्या कर दिया, इसने इसको जो है डिस्टर्ब कर दिया और इसमें एक्शन पोटेंशियल काज कर दिया। ये एक्शन पोटेंशियल बाद में आके हम क्या करते हैं, इसमें डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इसका जो ये एंडोप्लाज्मिक हम देखेंगे, इसका जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके अंदर क्या होता है, ये इसका आकर इसको एक्टिवेट कर देता है। जब इसके मेम्ब्रेन को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन को एक्टिवेट कर देता है,
तो वो ये क्या करते हैं, वो यहाँ से चैनल होते हैं, इसके थ्रू कैल्शियम को बाहर फेंक देता है, ठीक है। और जब ये कैल्शियम को बाहर फेंक देता है तो ये कैल्शियम जो है ये किसके लिए लाजमी, ये कैल्शियम के लिए आपने पढ़ा होगा, इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि हमारे पास मसल की कंट्रैक्शन किस तरह होती है, उसके लिए हमारे पास क्या है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी है, वो इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर या फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। लेकिन जब ये कैल्शियम जो है ये इसको एक्टिवेट करता है, इसके मसल के मेम्ब्रेन को एक्टिवेट कर रहा है, तो मसल की मेम्ब्रेन जाके हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के जो रिसेप्टर है उसको एक्टिवेट करेगा और उसके थ्रू कैल्शियम जो है वो बाहर आना शुरू कर देंगे। जब कैल्शियम आते हैं और कैल्शियम इसके साथ टच होते हैं तो इसमें क्या होता है, हम सिंपल ये डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन इसमें हमारे पास क्या होती है, स्लाइडिंग होती है। ई प्रोटीन होते हैं, इसको कंट्रैक्टाइल प्रोटीन कहा जाता है। एक्टिन, इसमें हमारे पास क्या है, एक्टिन है, मायोसिन है, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन, लेकिन बेहतरीन क्या है, एक्टिन और मायोसिन, तो एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं। उसके लिए कैल्शियम चाहिए होता है। जब ये कैल्शियम रिलीज होते हैं, इसके साथ अटैच होते हैं, तो ये क्या होती है, मसल कंट्रैक्ट हो जाती है, ठीक है। जब ये मसल कंट्रैक्ट हो जाती है तो यहाँ पे जो है क्या हो जाता है, एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट हो जाता है। लेकिन जब ये मसल रिलैक्सेशन में आती है तो रिलैक्सेशन के दौरान क्या होता है, आपने क्या है, पहले ये मसल हो क्या हो गई, ये मसल जब कंट्रैक्ट हो गई इस कैल्शियम की बदौलत। अभी एक बात नोट कर ले, जब ये मसल कंट्रैक्ट हो गई तो इसके बाद ये मसल जो है दोबारा रिलैक्स होगी। जब ये रिलैक्स होती है तो ये कैल्शियम बाहर निकले हुए, लेकिन मेरा मकसद ये था कि अगर हम इधर आ जाए और इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आर पार देखें तो ये हमारे पास एक चैनल लगे होते हैं, इधर हमारे पास क्या लगे होते हैं, चैनल, ठीक है। उसका फायदा ये है कि ये एक एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट हुआ न्यूरॉन से, ठीक है, वो तो आ गया एक्शन पोटेंशियल, और उसने क्या किया, उसने एक बार मसल को कंट्रैक्ट किया। लेकिन ये मसल अभी दोबारा रिलैक्सेशन की तरफ जाए, जब हम इसको दोबारा स्टिमुलेट करते हैं, इस मसल को दोबारा आके फिर क्या करेगा, मसल को स्टिमुलेट करेगा, तो इसके लिए एक बात इंतहाई ज्यादा जरूरी है। जब ये कैल्शियम क्या है बाहर निकले थे, एक बार नोट लिखिए, सारे कैल्शियम तो बाहर नहीं निकलते, लेकिन कैल्शियम बाहर निकल गए, लेकिन अंदर जो है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर हमारे पास क्या है, कैल्शियम का मकदार क्या है, ज्यादा है, ठीक है, फिर भी ज्यादा है, खैर बाहर निकल गए, और ये बाहर जो हमारे पास कैल्शियम का मकदार क्या है, कम है, ठीक है, कैल्शियम का मकदार क्या है, कम है। लेकिन इस कैल्शियम ने अपना काम कर दिया, इसने वो प्रोटीन और इसके साथ कनेक्ट हो गए और कंट्रैक्शन काज कर दी। अब ये मसल रिलैक्सेशन में आ रहे हैं, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के आर पार एक चैनल होता है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम एटीपेज। क्या करते हैं इसको, कैल्शियम एटीपेज, जो मैंने आपको कहा इसको कैल्शियम एटीपेज। ये कैल्शियम एटीपेज क्या करता है, ये कैल्शियम एटीपेज जो है ये एटीपी का इस्तेमाल करके, किस चीज का, एटीपी का इस्तेमाल करके उसको एडीपी और इनऑर्गेनिक फास्फेट में तो कन्वर्ट कर देता है, लेकिन एनर्जी जो है वो एनर्जी इसको इस्तेमाल करके अंदर, मैंने आपको कहा इसके अंदर क्या है, कैल्शियम ऑलरेडी फिर भी ज्यादा है बाहर से, और इधर क्या है, कम है। ये कैल्शियम को ये जबरदस्ती लेके जाता है, जहां मतलब ये है कि जहां इसकी मकदार कम हो किस जगह ले जाता है, जहां इसका मकदार ऑलरेडी ज्यादा है, फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू द हाई कंसंट्रेशन इसको ले जाता है। और किस मकसद के लिए ले जाते हैं, कभी कभार ये इस मकसद के लिए जाते हैं कि जब दोबारा इस मसल न्यूरॉन के थ्रू इस मसल को स्टिमुलेट किया जाए तो दोबारा ये प्रोसेस क्या है, ये कंटिन्यू हो। तो यहाँ पे ये मिसाल हमें मिलती है, ये कैल्शियम एटीपेज जो है ये दूसरा मिसाल हो गया प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्टर का, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं एक और एग्जांपल की जान, और वो हम देखेंगे, ठीक है, मैं आता हूँ इसकी तरफ। हम अगर अपने मैदे के फॉर एग्जांपल स्टमक ले ले, तो स्टमक के अंदर हमारे पास स्पेशल सेल होते हैं, उसको पेराइटल सेल कहा जाता है। इसमें से अगर हम एक पेराइटल सेल को जूम कर ले और इसके अंदर देख ले तो क्या फिनोमेना होता है, यहाँ पे इसके अंदर एक पंप होता है, इसको हम प्रोटॉन पंप कहते हैं। इस प्रोटॉन पंप का काम क्या है, ये प्रोटॉन पंप जो है ये क्या करता है, ये पेराइटल सेल है, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, पेराइटल सेल। ये हमारे पास प्रोटॉन प्रोड्यूस करता है, लाटा प्रोटॉन, ठीक है। और ये प्रोटॉन जो है ये फिर ये प्रोटॉन जो है ये बाहर निकल के क्या करता है, इधर बोर्ड ढेरों सारे प्रोटॉन आते हैं बार बार, बोर्ड ढेरों सारे क्या होते हैं हमारे पास, ये पेराइटल सेल होते हैं, तो बोर्ड ढेरों सारे प्रोटॉन, और फिर उसके बाद क्लोराइड मिल जाता है। तो यहाँ क्या करते हैं, ये क्लोराइड और प्रोटॉन जब आपस में मिल जाते हैं तो ये हमारे पास HCl बनाते हैं और स्टमक की एसिडिटी को बढ़ा देता है। तो ये प्रोटॉन पंप जो है, प्रोटॉन पंप, ठीक है, इसकी मिसाल हम देते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ये डायरेक्ट एटीपी का यूज किस तरह करते हैं, ठीक है। तो देखें ये, और इसका प्रीवियस मिसाल जो हमने ले लिया, किस चीज का प्रीवियस मिसाल जो हमने ले लिया, वो हमने ले लिया था कैल्शियम एटीपेज का। तो कैल्शियम एटीपेज क्या था,
ये कैल्शियम एटीपी, ये भी एटीपी का क्या करता है, डायरेक्टली यूज करता है। एटीपी को डायरेक्ट यूज करके क्या करता है, वो कैल्शियम को जो है उसकी लो कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन की तरफ ले जाते हैं, ठीक है। इसी तरह इसको यहाँ हम देखते हैं, हमें समझ आ जाएगा। ये पेराइटल सेल है, और पेराइटल सेल में क्या सिचुएशन, ये प्रोटॉन पंप जो है, या उन्होंने ऑलरेडी बहुत ढेरों सारे से उन्होंने ऑलरेडी प्रोटॉन बहुत ढेरों सारे प्रोटॉन रिलीज किए। यहाँ पे प्रोटॉन इंतहाई ज्यादा हाई है, क्या है, हाई है। और अंदर सेल के जो है बाहर क्या होंगे, मिसाल के तौर पर या प्रोटॉन जो है इंतहाई हाई मकदार में होंगे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही बहुत ज्यादा रिलीज किए और वो क्लोराइड आयन के साथ मिले हुए HCl बनाए हुए हैं, एसिडिटी इंक्रीज किए। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉन का मकदार पेराइटल सेल के अंदर कम होता है, लेकिन इसके बावजूद अगर कम है, हाँ, तो ये क्या करता है, ये प्रोटॉन पंप जो है ये एडीपी को यूज करता है, क्या करता है, एडीपी को यूज करके इसको एडीपी और उसके साथ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में बदल देता है, और उसका एनर्जी यूज करके क्या करता है, यहाँ से जबरदस्ती से प्रोटॉन लेके बाहर फेंक देता है, ताकि यहाँ पे प्रोटॉन की कंसंट्रेशन और बढ़ जाए, वो क्लोराइड के साथ मिलकर यहाँ की एसिडिटी को और बढ़ा दे। और इसकी अगर आपने देखे होंगे गेस्ट्रोंटोलॉजिस्ट, क्योंकि आप डॉक्टर बनने जा रहे हैं, तो आप लोग ये पॉइंट नोट कर ले कि गेस्ट्रोंटोलॉजिस्ट जो गेस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के डॉक्टर होते हैं, अगर किसी की स्टमक की एसिडिटी बढ़ गई हो या तेजाबियत बढ़ गई हो, तो इसका खदशा ये है कि यह के क्या कर दे, इसको इन्फ्लेमेशन काज कर दे, या अल्सर, क्या, या अल्सर काज कर दे। तो डॉक्टर फिर देखते हैं, वो HCl का टेस्ट करवा देता है, ठीक है। अगर उसको पता चले कि आपके स्टमक में HCl ज्यादा है, यानी ये प्रोटॉन पंप काम ज्यादा कर रहे हैं, आपने हद से भी नॉर्मल ज्यादा, क्योंकि ये फिर क्या करते हैं, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं बाहर। तो डॉक्टर आपको ड्रग्स देते हैं और उसको कहता है प्रोटॉन पंप ब्लॉकर। जब वो इसको ब्लॉक कर देता है, तो आपका क्या हो जाता है, आपकी स्टमक में जो है HCl की मकदार नॉर्मल तक आ जाती है, या उसमें मेंटेन हो जाती है, ताकि आपको स्टमक का मसला न मिल जाए और आपको अल्सर या जैसी बीमारियां काज ना हो, ठीक है। तो ये था आज हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आज हमारा टॉपिक था प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और इसके बहुत ढेरों सारे मिसालें हमने दिए। इंशाल्लाह स्टूडेंट आने वाले लेक्चर में हम जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में फिर सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये लेक्चर यहाँ पे काफी था, और आने वाले लेक्चर के लिए इंशाल्लाह जो है आप इंतजार कीजिएगा हमारा। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में हम सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बातें करेंगे। तो यहाँ पे हमें इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।